हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम हिंदी का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर का सेट 1 है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 15 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप लोगों के ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखिए। तो पहले इसके सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में उत्तर देना है, मतलब कि आप अपने ही भाषा में इसका उत्तर दें ज़्यादा से ज़्यादा। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, ABC। सभी खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना ज़रूरी है। सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने उपांत के अंकित हैं। प्रश्नों के उत्तर उसके साथ दिए गए निर्देशों के आलोकों में ही लिखें। 2 अंकों के प्रश्नों का उत्तर 20 शब्द में देना है और 3 अंकों के प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में और 5 अंकों के प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में एवं 6 अंक के प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 अंकों में देना है, 150 शब्दों में देना है। तो ये सामान्य निर्देश आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी इसे ज़रूर पढ़िए और समझिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो खंड का में अपठित बोध है। समय की बचत को देखते हुए मैं आप लोगों को इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, तो आप लोगों को पता ही होगा, कस्तूरबा गांधी। दैनिक जीवन में लोगों को हम कौन कौन से कार्य करते हुए देखते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम में सफाई कर्मी, कार्यालय कर्मी, स्कूल अध्यापक, हमारे सहकर्मी और कई अन्य लोग। ये सभी है जो कि दैनिक जीवन में कुछ न कुछ कार्य जरूर करते हैं। बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा अपने अपने किन किन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो बाबा आमटे ने भी समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना महत्वपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया। अब खंड खा पाठ्य पुस्तक से ये आप लोगों को दिया गया है। तो इसमें है, पहला क्वेश्चन है, बालिका मैना ने सेनापति हे को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नांकित तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पे है एक यहाँ पर है एक ब्रिटिश अधिकारी है और बालिका मैना उससे कुछ कह रही है। इस जड़ पदार्थ महल ने आपका कोई अपराध नहीं किया है, अतः इसका विध्वंस नहीं होना चाहिए, यह मैनावती कह रही है। जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए, मैं भी उन्हें दोषी मानती हूँ। आप उन्हें सजा दीजिए। यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। मैं आपकी पुत्री मेरी की सहेली हूँ। वह यहाँ आया करती थी और तब आप भी यहाँ आते थे। अब ख क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका के परिवार में उनके बाबा ही फारसी और उर्दू जानते थे। वे चाहते थे कि लेखिका भी उर्दू फारसी सीख ले, परंतु लेखिका ना तो उसमें रुचि थी और ना ही उन्हें यह लगा कि वे इसे सीख पाएगी। एक दिन मौलवी साहब पढ़ाने आए तो वे चारपाई के नीचे छिपी। उसके बाद वे नहीं आए। इस तरह लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि जैसे वह किसी का संदेश लाई है। इसलिए कवि उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती हो, रह हो। कोयल स्पष्ट बोलो, मतलब यहाँ पे कोयल को मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे कुकू करती है और फिर शांत हो जाती है, तो उसी को लेकर
कवि ने प्रतिक्रिया दी है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता के आधार पर कवि क्या बतलाना चाह रहा है। इस कविता में कवि ने समाज को जगाने के लिए दो प्रकार के प्रयत्न किए हैं। पहले उन्होंने सुबह सुबह कोहरे में काम पर जाते बच्चों का चित्र प्रस्तुत किया है। इससे पाठकों के हृदय में करुणा उपजाने का प्रयास किया है। दूसरे, उन्होंने संवेदना शून्य समाज पर व्यंग किया है। संवेदना शून्य मतलब कि व्यंग मतलब मजाक, हंसी मजाक किया है। समाज के लोग बाल मजदूरी को देखकर चिंतित नहीं हैं। वे इसे सामान्य बात कहकर टाल देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। कवि ने इस भावना शून्यता को भयंकर कहा है। इस प्रकार उन्होंने सफलतापूर्वक समाज को जगाने का प्रयत्न किया है। और अंगा नंबर है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। सखी ने गोपी से सिर के ऊपर मोर पंख और गले में गुंजा की माला धारण किए, शरीर पर पीताम्बर ओढ़े और हाथ में गायों को चराने की लकुटी लिए। लकुटी मतलब डंडे को बोला जाता है, जो श्री कृष्ण भगवान रखते थे। ग्वाला बालों के लिए साथ वन में विचरण मतलब कि वह जाते हैं और चराते हैं किसे, गायों को। विचरण करते हुए कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया है। मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? मैना वहाँ रहती थी। वही मैना को बहुत प्रिय था, अतः वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेज उसे नष्ट कर देने पर तुले हुए थे, क्योंकि वह नाना साहब का निवास था और नाना साहब की पुत्री थी मैना। और अंग्रेज नाना साहब पर बहुत क्रोधित थे। अंग्रेज हर उस चीज़ को नष्ट कर देना चाहते थे जिसका संबंध नाना के साथ था। अब प्रश्न संख्या 5 करते हैं। निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब यहाँ से लेके आपको सिर्फ 2 ही प्रश्नों के उत्तर देना है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज के किन बुराइयों की और संकेत किया है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त मध्यम वर्ग में बेटी की शादी की समस्या को उजागर करने के साथ उन स्वार्थी और अवसरवादी व्यवहारवादी लोगों पर व्यंग करना है जो पैसों के बल पर पुरुष प्रधान समाज के बल पर सब कुछ खरीदने का झूठा भ्रम रखते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के उद्देश्य से ही यह एकांकी लिखी गई है। प्रश्न खा है अब, गरीबी आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। आशय स्पष्ट करना है। टिहरी बांध की सुरंगों के बंद होने से शहर में पानी भर गया। लोगों के घर तो बाढ़ में डूब ही, साथ में सारे शमशान घाट तक डूब गए। इस पर माटी वाली औरत का कहना है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि बाढ़ जैसे आपदाओं से गरीब का झोपड़ नष्ट नहीं होना चाहिए। उनके आवास तो वैसे ही शमशान की तरह हैं, जहां वे रोज मर मर कर जीते हैं। इनके उजड़ जाने पर भला उन्हें कहाँ शरण मिलेगी। प्रश्न ग है, समाज में महिलाओं का उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। किस प्रकार समाज में महिलाओं का सम्मान आप किस प्रकार कर सकते हैं, वही आपको यहाँ पे बतलाना है। वर्तमान समाज चाहे कितने ही शिक्षित हो जाए, लेकिन स्त्रियों के मामले में उनके विचार अभी भी पिछड़े हुए हैं। दकियानूसी है। शिक्षा के नाम पर उन्हें एक तरफ
रख दिया जाता है। ऐसे समाज में उन्हें गरिमा दिलाने के लिए मैं स्त्रियों की शिक्षा, रोजगार, सम्मान के लिए कार्य करूंगी। विकास के सभी क्रम में उनका साथ दूंगी। अगर महिलाओं को गरिमा दिलाना है तो हम सबसे पहले उनमें शिक्षा, रोजगार, सम्मान के लिए हमें कार्य करना होगा। 4 दिनों के अवकाश हेतु प्रधाना अब खंड गांव में पढ़ना है और इसमें आपको पत्र लिखना है। तो 4 दिनों के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। आइए चलते हम लोग सेवा में। पहले तो लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर स्कूल का नाम लिखना है, दिनांक 10/4/2022, विषय लिखना है 4 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र महोदय। फिर लिखना है कल अचानक मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाती धूप लगने से मुझे जोर का सिर दर्द हुआ, जिससे मैं बेचैन हो उठा। मुझे अब काफ़ी शारीरिक कमजोरी अनुभव हो रही है। मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर ने भी मुझे पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया है। कृपया मुझे आज का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। आपका आज्ञाकारी छात्र प्रत्युष कुमार। आप इस तरह अपने प्रधानाचार्य को 4 दिनों की छुट्टी के लिए पत्र लिख सकते हैं। और या फिर आपको ये नहीं लिखना है तो आपका दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है। तो आइए हम इसे कर लेते हैं। अपनी छोटी बहन को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए एक पत्र लिखना है, ठीक है। और ये वाला पत्र है जो कि क्लास 10 में भी आ चुका है, तो आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पहले हमें लिखना है जगह का नाम गोड्डा मैंने जगह का नाम लिया है, और दिनांक लिखना है 15 सितंबर 2021। प्रिय श्रेया शुभाशीष। जब आप अपने से छोटों को पत्र लिखते हैं तो शुभाशीष देते हैं। कल ही तुम्हारा सहेली सुनीता मुझसे मिली। उसकी बातों से मुझे यह आभास हुआ कि इन दिनों तुम समय का पूर्ण उपयोग नहीं कर रही हो तथा पढ़ाई में मेहनत भी नहीं कर रही हो। श्रेया, अभी तुम्हारा एक एक मिनट अत्यंत कीमती है। अच्छे परीक्षा फल के द्वारा ही तुम अपने भविष्य की ठोस आधारशिला रख सकती हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सदुपयोग करता है वह भाग्यवान बनता चला जाता है। जो अनवरत परिश्रम करता है वह उन्नति की सीढ़ियों पर निरंतर चला जाता है। ऐसा व्यक्ति ही जीवन में सदा प्रसन्न, संतुष्ट और संपन्न रहता है। विद्यार्थी के लिए तो समय के सदुपयोग और सही दिशा में कड़ी मेहनत की और भी अधिक आवश्यकता है। आशा है तुम इन बातों को ध्यान में रखोगी। स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा भाई राकेश। अब प्रश्न संख्या 7। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नांकित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जो कि 1.5 शब्दों में हमें लिखना है। या फिर आप पर्यावरण प्रदूषण पर लिख सकते हैं, और या फिर कंप्यूटर एक वरदान पर लिख सकते हैं। तो दोनों में से एक ही लिखना है। तो पहले इसकी भूमिका पर हम लोग चलते हैं। भूमिका से, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले वहाँ कुछ अभिशाप भी मिलते हैं। ये तो सही है, जहाँ कुछ वरदान भी मिलता है वहाँ अभिशाप भी रहता है। प्रदूषण भी एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना, न शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रमुख प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण।
प्रदूषण के प्रकार। वायु प्रदूषण है। महासागरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। यहाँ 24 घंटे कल कारखाने का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वास्थ्य वायु में सांस लेना दूभर हो गया है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। जल प्रदूषण। दूसरा है जल प्रदूषण। कल कारखानों को दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। और तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्ला, लाउड स्पीकरों की कर्णभेदी ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। अब हम पढ़ते हैं प्रदूषण के कारण कि यह किन किन कारणों से होता है। प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। मतलब यही सब कारण है जिनके कारण प्रदूषण फैल रहा है। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़न भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ रहा है। प्रदूषणों के दुष्परिणाम। भोपाल गैस कारखाने से ऋषि गैस के कारण हजारों लोग मर गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। प्रदूषण रोकने के उपाय। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से ओतप्रोत हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए। अगर आप प्रदूषण पर नहीं लिखना चाहते तो आप कंप्यूटर एक वरदान पर लिख सकते हैं। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से एक ही लिखना है आपको। तो संकेत बिंदु दिया है कि भूमिका, आविष्कार, उपयोग, दुष्परिणाम और उपसंहार। मतलब कंप्यूटर की क्या भूमिका है उसके बारे में बताना है, फिर इसका आविष्कार कैसे हुआ, हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और इसका दुष्परिणाम और फिर उपसंहार। तो चलिए देखते हैं। पहले भूमिका। वर्तमान युग कंप्यूटर युग है। यदि भारतवर्ष पर नज़र दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि आज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाक खाने, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब, रुपए गिनने की मशीन तक कंप्यूटरीकृत हो गई है। मतलब अब भी यह कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है। आने वाला समय इसके विस्तृत फैलाव का संकेत दे रहा है। मतलब हम आज कहीं ना कहीं कंप्यूटर पर ही निर्भर हो गए हैं। आइए चलते हैं कि इसका आविष्कार कैसे हुआ। इस पागल गति को सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस आवश्यकता ने अपनी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकता है। हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। क्रिकेट के मैदान में अंपायर की निर्णायक भूमिका हो या लाखों करोड़ों अरबों की लंबी लंबी गणनाएं, कंप्यूटर पलक झपकते ही कर आपकी समस्या हल कर सकता है। पहले इन कामों के करने के लिए कर्मचारी और हड़बड़ा कर काम करते थे। एक भूल से गड़बड़ और अधिक गड़बड़ी करते थे। परिणाम स्वरूप काम कम, तनाव अधिक होता था। अब कंप्यूटर की सहायता से काफ़ी सुविधा हो गई है।
अब चलिए इसका उपयोग। कंप्यूटर ने फाइलों की आवश्यकता कम कर दी है। कार्यालय की सारी गतिविधियां फ्लॉपी में बंद हो जाती हैं, इसलिए फाइलों के स्टोरों की ज़रूरत अब नहीं रही। अब समाचार पत्र भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने की व्यवस्था हो गई है। आप लोग ज़रूर इंटरनेट पर न्यूज़ देख लेते होंगे और पेपर नहीं पढ़ते होंगे। विश्व के किसी कोने में छपी पुस्तक, फिल्म, घटना की जानकारी इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। एक समय था जब कहते थे कि विज्ञान ने संसार को कुटुंब बना दिया है। कंप्यूटर ने तो मानो उस कुटुंब को अपने कमरे में उपलब्ध करा दिया है। संभव है कंप्यूटर की सहायता से आप मनचाहे सवाल का जवाब दूरदर्शन या इंटरनेट से ले पाएंगे। शारीरिक रूप से तो सही ना सही, काल्पनिक रूप से जिस मौसम का, जिस प्रदेश का आनंद उठाना चाहे उठा सकते हैं। कंप्यूटर के दुष्परिणाम, इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं लेकिन साथ साथ दुष्परिणाम भी। विज्ञान का कोई भी आविष्कार हो, उसके फायदे हैं तो कुछ दुष्परिणाम भी हैं, जैसे आँखों का खराब होना, डिप्रेशन का शिकार होना, याददाश्त कमज़ोर होने से विद्यार्थियों पर कुप्रभाव पड़ना, समय का दुरुपयोग, एकाग्रता की कमी, डाटा खराब होना, डाटा चोरी होना आदि आदि कुछ कंप्यूटर के दुष्परिणाम हैं। उपसंहार, आज कंप्यूटर ने मानव जीवन को सुविधा, सरलता, सुव्यवस्थित और सटीकता प्रदान की है। अतः मनुष्य को कंप्यूटर का सुरक्षित उपयोग कर कंप्यूटर के दुष्परिणाम से बचा जा सकता है। अब हम पढ़ते स्वच्छता का महत्व। यहाँ पढ़ना है, संकेत बिंदु में है, ये सब है। अब पहले हम उसकी भूमिका देखते हैं। स्वच्छता का तात्पर्य है अपने घर, पर्यावरण और आसपास में साफ सफाई रखना, खुद को शारीरिक तौर पर साफ रखना। स्वच्छता जिंदगी में बहुत आवश्यक है। साफ सफाई सिर्फ नहाने और हाथ धोने से नहीं होता, बल्कि आस पड़ोस से लेकर मोहल्ले और शहर को साफ सुथरा रखना भी होता है। कचरा और कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना ज़रूरी होता है। अगर मनुष्य स्वच्छता का हर रोज़ और हर समय पालन करता है तो वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रहता है। अच्छे स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। हर परिवार के लिए प्रत्येक सदस्य को स्वच्छता के विषय में जागरूक करना अनिवार्य है। सबसे पहले बच्चों को स्वच्छता के बारे में समझाना होगा। वायु, मिट्टी, जल प्रदूषण को सिर्फ मनुष्य नियंत्रण कर सकता है। यह मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं हैं। इसका अर्थ है हर मनुष्य को स्वच्छता के राह पर चलना चाहिए, अर्थात अपनी सफाई खुद करनी चाहिए। सिर्फ घर की सफाई नहीं बल्कि अपने आस पड़ोस में गंदगी ना हो, यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग और धर्म अनुयायी निवास करते हैं। हर धर्म में साफ सफाई का महत्व समझाया गया है, इसलिए प्रातःकाल की धार्मिक स्थलों की सफाई की जाती है। और इसके लाभ क्या हैं? हमें हमेशा अपने घर और बगीचों को साफ रखने की ज़रूरत है। जब हम मेहमान आएंगे तब उन्हें भी खुशी होगी और दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। घर की स्वच्छता से बच्चों को भी सीख मिलेगी कि वह अपने आसपास के स्थानों को साफ रखे। बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं। स्वच्छता रखने से मनुष्य का मन और मस्तिष्क खुश रहता है और हर कार्य में मन लगता है। स्वच्छता सिर्फ तन से ही नहीं बल्कि मन से भी जुड़ी होती है। स्वच्छता से मनुष्य एक सभ्य और रोगमुक्त समाज का निर्माण कर सकता है। प्रदूषण को रोकना भी अनिवार्य है। वायु और पर्यावरण हर दिन अस्वच्छ हो रहे हैं, इसका ध्यान भी रखने की ज़रूरत है। देश में स्वच्छता अभियान का आरंभ राष्ट्रपति गांधी जी ने किया था।
इसे आगे चलकर नरेंद्र मोदी जी ने सफल बनाया। जितनी अधिक सफाई होगी उतना जल प्रदूषण कम होगा। लोग नदियाँ और अन्य जलाशयों को बिना सोचे समझे गंदा कर देते हैं। नदियों में नहाना, कपड़े धोना और पशुओं को नहलाना, इन पर रोक लगानी चाहिए। नदियों का जल पीने योग्य और शुद्ध होता है। अगर मनुष्य बिना सोचे समझे पर्यावरण और संसाधनों को गंदा करते हैं तो आगे चलकर आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नसीब नहीं होगा। नदियों का संरक्षण और उसे साफ सफाई रखना इंसानों का कर्तव्य है। अब स्वच्छता न रहने के दुष्परिणाम हम पढ़ते हैं। स्वच्छता का हमारी ज़िंदगी में अहमियत है। हमें हर सुबह वक्त पर नहाना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने घर पर साफ सफाई ना रखे और समय पर हाथ ना धोए तो वे बीमार हो सकते हैं। जब घर पर साफ सफाई नहीं होगी तो घर पर मक्खी मच्छर होंगे जो भोजन पर आकर बैठेंगे, जिससे सेहत खराब होगी। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और बीमार मुक्त होना चाहिए। अक्सर रास्तों पर लोग यहाँ वहाँ थूकते हुए पाए जाते हैं। कभी च्युइंगम, कभी गुटखा, कभी पान मसाला, कभी पान खाते हुए सड़कों पर थूकते हैं। इससे स्थान और वातावरण गंदा होता है। इस प्रकार के अनुचित कार्यों से मनचलों को प्रोत्साहन मिलता है। सरकार को इन सब के विरुद्ध कड़े नियम लागू करने चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के अप्रिय कार्यों पर रोक लगाई जा सके। सड़क हो, सार्वजनिक जगह हो, घर हो, लोगों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उपसंहार: सभी लोगों को एकजुट होकर साफ सफाई कर अपने आस पड़ोस और हर जगह में रखनी चाहिए। जल स्रोतों को स्वच्छ रखना मानव का दायित्व है। सरकार अपनी तरफ से सारे प्रयत्न कर रही है। सभी जनता को स्वच्छता अभियान में दिल से सहयोग देना चाहिए। जनता को अपने कर्तव्यों को प्रति सचेत रहना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 8 में दिया है, विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखना है। दो मित्र के संवादों को आप लिखना है। यहाँ पर एक मित्र है श्याम और दूसरा सुरेश। यहाँ श्याम कहता है, और भाई सुरेश क्या हाल चाल है? सुरेश कहता है, बढ़िया हूँ भाई, तू बता कैसा है? श्याम, मैं भी ठीक हूँ। क्या तूने प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है? सुरेश, हाँ भाई सुना तो है, बहुत ही अच्छा अभियान है और इस समय इस अभियान की सख्त ज़रूरत है। श्याम, ज़रूरत तो है, लेकिन सिर्फ अभियान शुरू करने से नहीं होगा। लोगों को इस बात पर अमल करना होगा जो स्वच्छता अभियान में बताई जाती है। सुरेश, हाँ वह तो करना ही होगा, बिना उसके अभियान सफल नहीं हो सकता। कोई भी अभियान तभी सफल रहता है जब उसमें जनता का साथ हो। तो श्याम कहता है, सही बात है भाई, सरकार के सिर्फ अभियान शुरू करने से कुछ नहीं होगा जब तक जनता उस अभियान में सहयोग नहीं करेगी। सुरेश, और क्या भारत को स्वच्छ रखना सिर्फ भारत सरकार का ही कर्तव्य नहीं बल्कि हम भारतवासियों का भी कर्तव्य है। तो उस पर श्याम कहता है, हाँ सही बात है, जरा सोचो, अगर सारे भारतीय यह बात ठान ले कि भारत को स्वच्छ रखेंगे तो गंदगी कहीं नहीं रहेगी। सुरेश, हाँ, और हमारा भारत विश्व का सबसे स्वच्छ देश बन जाएगा। इसलिए मैं आज से प्रण करता हूँ कि मैं भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकूंगा। तो श्याम कहता, और मैं भी। दोनों मिलकर ये प्रण लेते हैं कि कूड़ा कचरा ये इधर उधर नहीं फेंकेंगे। दोनों साथ मिलकर चलो भारत को स्वच्छ बनाएं और प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दें। और या फिर आप उसे नहीं लिखना चाहते तो आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से दोनों में से एक लिखना है।
अब इसमें है कोरोना महामारी के विषय में दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखना है। तो पहला राम है और दूसरा श्याम है। राम कहता है, नमस्कार मित्र, कैसे हो? श्याम, ठीक हूँ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। राम, हाँ मित्र, मेरे इलाके में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। श्याम, हाँ मित्र, कुछ समय पहले मेरी कॉलोनी में को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। वहीं राम कहता है, यहाँ भी ऐसा ही है, सामान लाना ही एक बड़ी चुनौती जैसा लगता है। श्याम, हाँ मित्र, पिताजी का काम पर नहीं जा पाते, इससे घर में आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई हैं। राम, मित्र, इन सब से अलग हमारी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। श्याम, सही कहा मित्र, परीक्षा आने वाली है और हमारी तैयारी भी पूरी नहीं हो पाई है। राम, हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई में हम अपना श्रेष्ठ नहीं दे पाते हैं। श्याम, कोरोना की इस महामारी में पढ़ाई के लिए किताबें भी ठीक से नहीं मिल पा रही हैं। और राम कहता है, आशा करते हैं मित्र, इस महामारी से हमें जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और फिर श्याम करता है, ईश्वर करे ऐसा ही हो। इस तरह हमने मॉडल पेपर के सेट 1 को पूरा कर लिया है और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।